नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंघल और आज मैं हूं अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर में। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मुजफ्फरनगर में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे से जानता है। आज मैं हूं श्रीमान अरुण खंडेलवाल जी के साथ और ये संघ के विविध दायित्वों पर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी पीछे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का दायित्व इन पर रहा है और वर्तमान में विद्या भारती में प्रांतीय मंत्री का इन पे दायित्व है। और सामयिक विषयों पर ये प्रखर अपनी टिप्पणी के लिए पूरे समाज में जाने जाते हैं। तो आजकल जैसे एक मुद्दा हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ज्वलंत है, जिसमें हम सीएए के नाम से जिसे जानते हैं, उसके ऊपर अरुण जी क्या सोच रखते हैं, क्या हमें बताते हैं। मैं अरुण जी से आग्रह करूँगा, कृपया इस पर हमें जानकारी दें। अरुण जी, जैसा आजकल प्रश्न आ रहा है कि पहले ट्रिपल तलाक, उसके बाद धारा 370, उसके बाद राम मंदिर और अब सरकार ले आई है सीएए, तो क्या ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुस्लिम समाज ये सोच के काफ़ी भयभीत है कि सरकार जो है एक तरह से उसे टारगेट कर रही है? जो भी कुछ सरकार निर्णय पिछले समय से ले रही है, लगभग 6 महीने से, तो वो सब मुस्लिमों को कहीं टारगेट किया जा रहा है उसके अंदर। ये मात्र एक भ्रामक प्रचार है। नागरिकता संशोधन कानून के अंदर किसी भी भारत में रहने वाले मुस्लिम को टारगेट किया ही नहीं गया है, क्योंकि ये जो कानून है ये भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के ऊपर लागू नहीं होता। ये हमारे देश का विभाजन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसमें ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ऐसे जो दो राज्य बन गए थे और फिर पूरा पाकिस्तान था। जब ये पाकिस्तान बना था तब पाकिस्तान के नीति निर्माताओं ने और उसके संस्थापकों ने ये कहा था कि उनके देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। लेकिन ये एक तथ्य है कि बांग्लादेश की 30% आबादी अब 7% रह गई है और पाकिस्तान की 22% आबादी वो 1.5 और 1.25% रह गई है, अल्पसंख्यक जो वहाँ की आबादी थी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ में बहुत ही बुरे तरीके से अत्याचार हुआ है। नहीं तो आप इन्हें अल्पसंख्यक कह रहे हैं, लेकिन आपने जब इसमें धर्म खोल दिए, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये लोग जब आ सकते हैं, तो अगर मुस्लिम कोई प्रताड़ित है उन देशों में, मुस्लिम भी तो रहते हैं वहाँ, जैसे अहमदिया मुसलमान ही हैं, अहमदिया मुसलमान कहते हैं कि पाकिस्तान में वो प्रताड़ित हैं, तो उन लोगों पे आपने क्यों रोक लगाई? एक विशेष नाम लेके आपने धर्म को कि मुस्लिम नहीं आएगा, ये क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? जरा नागरिकता संशोधन कानून का आप और जो लोग इसके बारे में बहस कर रहे हैं वो ठीक से थोड़ा अध्ययन करें। ये पुराना कानून है, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। संशोधन ये है कि जो पाकिस्तान की अल्पसंख्यक आबादी है उसके लिए नागरिकता के लिए 11 वर्ष की समय सीमा भारत में रहने वाली की जो पहले एक आवश्यकता थी उसको घटा के 5 वर्ष किया गया है। जहाँ तक किसी प्रताड़ित मुस्लिम का सवाल है तो इस नागरिकता संशोधन कानून में उसको बैन नहीं किया गया है। पुराने कानूनों से वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 14 से 19 तक 5 वर्षों में मोदी सरकार ने 350 से अधिक मुस्लिमों को अपने देश की नागरिकता प्रदान की है, जिसमें अदनान सामी एक बड़ा नाम है। और जहाँ तक पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों का सवाल है तो मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा कि इस समय जो वहाँ की आबादी है, जो हिंदू आबादी है, उसमें 80 से 90% लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनको पाकिस्तान बनने के समय में ज़बरदस्ती रोका गया था क्योंकि वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। और पाकिस्तान के नेतृत्व ने ये स्वीकार किया था कि यदि ये लोग यहाँ चले गए तो हमारे पखाने कौन साफ़ करेगा। तो उन्होंने पखाने साफ़ करने के लिए उस अनुसूचित जाति के लोगों को ज़बरदस्ती अपने सत्ता के बल पर पाकिस्तान में रोका, जो रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत गरीब लोग थे, उनके पास साधन नहीं थे, इसलिए उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। किंतु उसके पश्चात उनके ऊपर जो अत्याचार हुए जिस तरीके से, इसलिए वो बहुत परेशान हो गए और अस्थि विसर्जन के नाम पर हरिद्वार तो इसमें तो अहमदिया भी वहाँ हैं, वो कहते हैं कि हम जो हैं यहाँ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं
और हमें पे भी अत्याचार होते हैं, तो वो भी तो एक इंसान है, मुस्लिम है भले ही वो, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान के निर्माताओं में अहमदिया लोगों का एक बहुत बड़ा रोल था, लेकिन चूंकि बाद में वहाँ पर सुन्नी संप्रदाय के लोग ज़्यादा हावी हो गए, इसलिए उन्होंने अहमदिया को गैर इस्लामिक घोषित कर दिया और अहमदियाओं के ऊपर उन्होंने उसको इस्लामिक माना नहीं है। लेकिन अहमदिया संप्रदाय के लोगों ने अपना हेडक्वार्टर लंदन में बना लिया था बहुत पहले से, इस नागरिकता संशोधन कानून आने से पहले, और अहमदियाओं की बसने की पहली प्राथमिकता यूरोप है, जिसमें इंग्लैंड उनका पहला पसंदीदा एक देश है। वो भारत में आना ही नहीं चाहते और कोई भी एप्लीकेशन अहमदियाओं की हमारे यहाँ है नहीं और पेंडिंग नहीं है। और चूंकि अहमदिया अपने आप को मुसलमान ही मानते हैं और मुसलमान इस्लाम जो है वो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और अफ़गानिस्तान का, तीनों राज्यों का वो राजकीय धर्म है, इसलिए उनके साथ कोई अन्याय या शोषण हो, ये बात कल्पना से परे है। जैसे हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, विशेषकर आसाम की, वहाँ पे काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं इसके विरोध में, जबकि हम कहते हैं कि हम उसको, आसाम को, उससे, पूर्वोत्तर राज्यों को उससे बाहर रखते हैं और वहाँ हमारी सरकार है। तो आपको क्या लगता है क्या कारण है कि वहाँ इस बिल का और एनआरसी की भी जो बात हो रही है साथ में, उनका विरोध हो रहा है? तो ये क्या कारण लगता है आपको, जबकि अपनी सरकार है और हम मान लीजिए हम लागू भी नहीं कर रहे हैं? देखिए, पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है वो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारे रास्ते, गलियारे ऐसे हैं जो दोनों देशों को जोड़ते रहे हैं और इसलिए पूर्वोत्तर के अंदर बांग्लादेश के घुसपैठियों की समस्या शुरू से ही एक हावी रही है। आपकी जानकारी में होगा ही कि असम में एक बहुत बड़ा आंदोलन बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर चला था और उस आंदोलन में चलने के बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और असम के आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों के बीच में एनआरसी को लेकर एक हस्ताक्षर हुए थे और बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय की दिशा निर्देश में एनआरसी का गठन हुआ था, जो असम में काम कर रही है। लेकिन वहाँ की जो असमी भाषा है, असमी संस्कृति है, या पूर्वोत्तर देशों की जो हमारी संस्कृति है, उसके ऊपर आबादी के प्रभाव से उस पर कोई विसंगति पैदा ना हो जाए, इसलिए सरकार ने कहा है कि वो सीएए को आसाम में और पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं करेंगे, जिससे वहाँ की मूल संस्कृति बनी रहे। बाकी जो वहाँ के आने वाले हिंदू शरणार्थी हैं उनको शेष भारत में समायोजित किया जाएगा। अब मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा जो उसकी शंका है वो ये है कि सीएए के साथ आप एनआरसी भी ला रहे हैं। अमित शाह जी ने संसद में खुल के कहा है कि चाहे कुछ भी हो हम सीएए ला के रहेंगे, एनआरसी ला के रहेंगे। सीएए लागू कर दिया, एनआरसी भी लागू करेंगे। तो उसको ये लग रहा है कि जो ये एनआरसी लागू करेंगे, जब ये एक नेशनल रजिस्टर बनाएंगे, लोगों की जांच करेंगे, तो उसमें मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा। आप देखेंगे अगर समाज में, मुस्लिम समाज में, वो लोग इस समय लगे पड़े हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में, अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, और उनके मन में ये भय है कि कल को जब हमारा एक रजिस्टर बनेगा तो सरकार टारगेट करके हमें किसी ना किसी तरह से इस देश में से बाहर कर देगी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे आप उनकी शंका दूर कर सकते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज इस देश में आज़ादी के बाद एक वोट बैंक की उसी भूमिका रही है, क्योंकि इस देश में मुस्लिम समाज ने ही धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन की मांग की थी। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो आज का पाकिस्तान है और जिसमें जो पंजाब राज्य है, उसमें जो बलूचिस्तान है, उन लोगों ने पाकिस्तान की मांग नहीं की थी। पाकिस्तान की जो सर्वाधिक डिमांड थी वो बांग्लादेश के रहने वाले इस्लाम के मानने वाले लोगों में थी। लेकिन देश के विभाजन के पश्चात ही एक शंका उनके मन में घर कर गई थी और इसलिए उनके दिमाग में, उनको भ्रम की स्थिति में राजनीतिक दलों ने डाला। सीएए के आने के बाद में राजनीतिक दलों ने इस वोट बैंक को अपने पक्ष में भुनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, लेकिन ये आंदोलन उन राजनीतिक दलों के हाथों से निकलकर ये जिहादी आंदोलन बन गया और सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं जिहादी लोग हैं? नहीं, इनके पीछे कुछ ऐसे भी तत्व हैं, निश्चित रूप से ऐसे तत्व हैं
जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक शांतिपूर्ण देश से और विकसित देश के रूप में जो विकास वो कर रहा है उसको उनको स्वीकार नहीं है। और ऐसे कुछ स्लीपर सेल हैं जिनके पीछे कुछ विदेशी एजेंसियां हैं, विदेशी संगठन हैं, और वो इस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। तभी तो उसमें इस्लामिक नारे और जिहादी नारे लग रहे हैं, नहीं तो सीए के आंदोलन में जिहादी नारों का क्या औचित्य है। नहीं तो एनआरसी क्या है? जब ये एनआरसी कह रहे हैं लागू करेंगे तो उसमें क्या मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जाएगा? जो मुस्लिम समाज में एक भय है कि जब एनआरसी लागू होगी तो हमें निकाला जाएगा। देखिए, यदि एनआरसी लागू होगी तो एनआरसी की जो जिस तरह से सीए का कानून इस देश की संसद में पास हुआ तो एनआरसी भी संसद में आएगी, और एनआरसी जब आएगी तो उसके नियम कानून, उसके फैक्ट्स एंड फिगर, उसकी लिमिटेशंस वो भी तो आएंगी। आखिरकार आसाम में जहाँ एनआरसी लागू की गई है और एक बहुत बड़ा आंदोलन असम में चलाया गया था और ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश में लागू हो रहा है, उसके अंदर भी 1971 की एक सीमा तय की गई है। इसलिए यदि इस देश में कोई एनआरसी आई भी निकट भविष्य में, अभी तो कोई एनआरसी नहीं है, कोई गृह मंत्री जी तो कह रहे हैं हम ला के रहेंगे। ठीक बात है, यदि वो कह भी रहे हैं तो गृह मंत्री के कहने से एनआरसी नहीं आ जाएगी। एनआरसी तब आएगी जब इस देश की पार्लियामेंट उसको चाहेगी, उस कानून को पास करेगी, और एनआरसी का यदि कानून इस देश की पार्लियामेंट पास करेगी तो उसके पीछे कोई नियमावली, कोई फैक्ट्स एंड फिगर, कोई लिमिटेशंस वो तो आएंगे। और सवाल ये है कि इस देश के अंदर जो रहने वाला मुसलमान है उसे चिंता क्यों है? इस देश में तो मुसलमानों ने 700 वर्षों तक राज्य किया है। जो इस देश के सत्तारूढ़ लोग रहे हैं, जिन लोगों ने इस देश के अंदर राज्य किया है, आज उन्हें घबराहट क्यों है? और मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। आज इस देश में सत्तारूढ़ रहने वाले, इस देश पर 700-800 वर्षों तक शासन करने वाले मुस्लिम समाज की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। उनकी आज स्थिति इस देश में दलितों से भी ज़्यादा बदतर हो गई है, इस कारण से कि मुस्लिम समाज ने वो इस देश की राष्ट्रीय मेन जो स्ट्रीम धारा है उसमें उसे मिल नहीं पाया और उसने कहीं अपने आप को अलग थलग रखा है। तो जो उसकी स्थिति है, जो उसमें अज्ञानता है, जो अशिक्षा है, उसके लिए वो समाज स्वयं दोषी है। मुझे लगता है एक भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगलाया जा रहा है। जैसे जैसे इस कानून को मुस्लिम समाज के लोग पढ़ रहे हैं, विद्वान जन पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये आंदोलन धीमा पड़ रहा है और अब ये आंदोलन कुछ चुनिंदा मदरसों और जो एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हैं उन तक सीमित रह गया। एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 है, जिसके अंदर हमारे सभी धर्मों को एक समान अधिकार सभी धर्म के नागरिकों को देश में दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो सीएए का इनका एक्ट है अपना, ये कहीं ना कहीं इसका भी उल्लंघन करता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों के ऊपर लागू होता है, और ये जो सीएए का कानून लाया गया है वो इस देश के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो शरणार्थी हैं और वो इस देश के नागरिक बनने की इच्छा रखते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम भारत के अंदर रह रहा है इस समय, ये जो सीए का कानून है उस पे किसी तरह से लागू नहीं होता है? निश्चित रूप से उसके ऊपर उसका इस कानून से मुस्लिमों का कोई ना तो नुकसान है और ना ही उनका कोई लेना देना है और ना ही किसी तरह से उन पे ये लागू होता है। तो जैसा कि अभी आपसे बातचीत हुई है अरुण जी से, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बड़ी बेबाकी से इन्होंने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और एक हमने अपने खुले मंच से प्रयास किया कि इस विषय पर गंभीरता से कुछ हमें जानकारी मिले। तो मैं सचिन सिंघल आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि जल्दी ही इसी तरह के किसी गंभीर विषय के साथ और किसी गंभीर शख्सियत के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।